हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, हम इस बार बुक से पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन का मेन मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में जितना पढ़ा उसको कनेक्ट कैसे करना है। कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। वो कनेक्टिविटी इश्यूज हम सारे बच्चों में रहता है। तो ये जो सेशन है, in spite of covering entire syllabus in thermodynamics, I am gonna take this session with the reference of the book। तो इसमें हम देखेंगे एक के बाद एक सारे टॉपिक बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे। सो दिस वॉन्ट बी वेरी डिस्क्रिप्टिव, बट आई एम श्योर कि ये आपको हेल्पफुल होगा। तो जैसे आप चैप्टर शुरू करते हो, आप पहले पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन तो आप आराम से पढ़ सकते हो और समझ भी जाओगे। फिर हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कशन किया था कि एग्जैक्टली होता क्या है। एग्जांपल है कि गर्म पानी और ठंडे पानी का। तो आप इतना टॉपिक पढ़ोगे तो समझ जाओगे। सो लेट्स गो टू द मेन थिंग कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। मतलब एक पानी गर्म है, एक ठंडा पानी है, दोनों को मिक्स करो, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। अभी तुम या तो फिर गर्म हॉट ऑब्जेक्ट ले लो, उसको अगर आप पकड़ते हो तो आपको गर्म लगता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा? जब आपकी बॉडी उसको सस्टेन कर पाए तब तक, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें जो आप फील कर सकते हो। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट। तो अब जीरोथ लॉ जब हम पढ़े थे तो जीरोथ लॉ में हमने काफी अच्छे से एक एग्जांपल लेके किया था कि इफ टू सिस्टम्स are each in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। मतलब अगर कोई एक बॉडी है इक्विलिब्रियम में, दूसरे एक बॉडी इक्विलिब्रियम है बी के साथ और एक बॉडी इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसा जीरोथ लॉ का कहना है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हीट, इंटर एनर्जी और वर्क के बारे में। हमने काफी डिस्क्रिप्टिव इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो इंटर एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन करते हुए बोला कि वो बेसिकली होता है क्या है, आपके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं। सो अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि इंटर एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। बेसिकली हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये डिफरेंट है मैक्रोस्कोपिक लेवल से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एवरेज इफेक्ट ले रहे हैं, इसीलिए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो, सो इंटर एनर्जी आपको समझ में आया होगा। अभी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल डाल सकते हो, ठीक है। सो आई अरेंज वन सेशन फॉर यू पीपल दोज हैव द डाउट्स। अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब कोई भी पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो बेसिकली रीजन ऑफ योर इंटरेस्ट दैट इज नथिंग बट सिस्टम। तो आप अगर बोलते हो कि आपको ग्लास में, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, एक ग्लास ऑफ हॉट टी है आपके रूम में, अगर आपको उसका इम्पैक्ट पूरे रूम में देखना है तो वो पूरा रूम सिस्टम होगा। लेकिन आपको उस ग्लास ऑफ जो टी है उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके सराउंडिंग देखना है, तो आपका ग्लास ऑफ टी उतना सिस्टम होगा, ठीक है। अब उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर जा रहा है, वो सब चीजें आप डिवाइड कैसे करोगे, उसकी बाउंड्री से, ठीक है। तो ये सिस्टम बाउंड्री हो गए, और उसी के आसपास जब हम बाहर जाते हैं, सिस्टम हीट अंदर डालते हैं, हीट बाहर निकालते हैं, वर्क करते हैं, वर्क बाहर हमें मिलता है। ये सब चीजें कहाँ, इसको प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। चलो, तो जब भी आप ये टॉपिक पे आओगे तो एक क्विक रीडिंग दो इस पर्टिकुलर पार्ट को। ये काफी आसान है, हमने इसका काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमने बोला था कि साइन कन्वेंशन मैटर बहुत करता है, तो अगर आप बोलते हो कि हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है सिस्टम में, तो ये पॉजिटिविटी हुई, आप हीट गेन कर रहे हो, वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव फ्लो होता है। तो बेसिकली ये कब होता है ये भी पता रहना चाहिए। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि गर्म एटमॉस्फेयर से ठंडे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर होता है। बेसिकली हीट जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। तो यहाँ पे अगर सिस्टम का टीएस टेम्परेचर कम है तो बाहर का टेम्परेचर टीई है। अगर टीएस इज लेस देन टी, मतलब टोटल क्या है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो हीट क्या होगा, अंदर फ्लो होगा। सिमिलरली अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट
बाहर फ्लो होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। चलो आप ये यहाँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इंटर एनर्जी के बारे में भी समझाया गया है। सो प्लीज हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। और ज़्यादातर जो भी एग्जाम्पल है हमने उसमें वर्कडन दिखाने के लिए हमने पिस्टन का यूज़ किया, ठीक है। तो जब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप वर्क गेन करते हो बाय प्रोवाइडिंग हीट, दैट इज समथिंग पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर आपको पंप लगाना पड़ रहा है, आपको हीट अगर वर्क करना पड़ रहा है तो नेगेटिव हीट की हुई, ठीक है, वो नेगेटिव वर्क डन द सिस्टम। तो दो चीज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हटके सिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कुछ गर्म करता हूँ, ठीक है, और अंदर की जो हवा है वो क्या होगी, एक्सपांड होगी और इस पर्टिकुलर पिस्टन को यह ऐसे बाहर धकेलेगी, तो ये हो गया पॉजिटिविटी। लेकिन समहाउ मेरे पास यहाँ पे कुछ भी गर्म करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन को ऐसे अंदर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्रेस करने के बाद ये डिफरेंस आता है। आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आप सीख सकते हो ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये दोनों में जब डिफरेंस पता चलता है तो इसके बारे में और आपको आइडिया आएगा। सो आई सजेस्ट कि यूट्यूब वीडियोस देखो, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको एनिमेटेड वीडियो देखने पे, ठीक है। चलो नाउ अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आप जो भी बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है, अगर आप हीट दे रहे हो तो उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, वर्क में हो रहा है, इंटर एनर्जी में, दोनों में हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे वर्क से रिलेटेड हमने काफ़ी अच्छी डेरिवेशन की है और हमने पीडी वर्क है उसके बारे में डिस्कशन किया था, सारी प्रोसेसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप ये छोटे से न्यूमेरिकल्स दिए, जैसे कि ये न्यूमेरिकल मैं आपको जस्ट क्विकली रिफर करके देता हूँ कि 0.1 kg ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड of its converted steam if the change of state take place at the atmospheric pressure of 101, बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, हमें देखना है एनर्जी ट्रांसफर क्या हुआ। दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द चेंज इन इंटर एनर्जी। चलो अभी क्या पहला क्वेश्चन क्या है, the energy transfer to the system, ठीक है। so liquid water changes its state to, अभी क्या हो क्या रहा है बेसिकली, आपके पास 1 किलो क्या है लिक्विड वाटर, उसको आपने 100 डिग्री पे गर्म किया तो आपको क्या वो बेसिकली इवापोरेट होना, गैस में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो लिक्विड वाटर चेंजेस टू स्टीम बाय एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ द वेपोराइजेशन इन द केस ऑफ द वाटर। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे हीट गेन कर रहा है पानी और उसी से वो कन्वर्ट होने वाला है। तो वो जो लेटेंट हीट है वो आपको ऑलरेडी दी गई है, ठीक है, तो उसका वैल्यू आपको दिया गया है। अभी याद रखना है ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये लेटेंट हीट के बारे में आप 11th ग्रेड में भी पढ़े हो। सो ये जो वैल्यूज है ये आपको कई बार याद रखनी पड़ती है, कई बार 90% केसेस में दी जाती है। जब वाटर की बात हो, वाटर से रिलेटेड सारी क्वांटिटीज आपको याद रखे तो ज़्यादा बेटर है, खास करके जेई एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। चलो तो वर्क डन आपको निकालना है तो पीडी वर्क आप निकाल सकते हो। अभी चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है, डीवी निकालना है, इसलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉल्यूम वाटर चेंजेस 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब इन लिक्विड फ्रॉम 1.673 मीटर क्यूब। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ वो दिया हुआ है। प्रेशर हमारे पास है, डी हुआ है तो हमने पीडी वर्क निकाला, वहाँ से मुझे वर्क डन मिल गया, ठीक है। टोटल चेंज इन से Q - W यूजुअल फॉर्मूला से आया है। तो ऐसा सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, दोज आर इजी क्वेश्चंस। आई रियली फील कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स की थोड़ी भी प्रैक्टिस करो तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ ये न्यूमेरिकल भी कीजिए, ये होमवर्क में रहेगी ये सारे न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है, अगर आपको नहीं समझता प्लीज़ आस्क मी। चलो अभी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने डिस्कशन किया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, जब वाइल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स डज, ठीक है। तो उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से शुरुआत किया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों को तभी जाके तुम बोल सकते हो कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। और थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो
अभी स्टेट वेरिएबल, अभी जैसे कि स्टेट वेरिएबल मैंने बोला था कि आप अगर ए स्टेट पे हो तो यहाँ से यहाँ जो स्टेट वेरिएबल होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोसेस में जाओ, स्टेट वही उसी चीज़ को स्टेट कहते हैं बेसिकली, कि ये इस स्टेट में ये स्टेट पे है। तो कई बार कुछ प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट डिपेंडेंट होती है, कुछ होती है इंडिपेंडेंट, स्टेट इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको रीड करिए एक बार, ये काफ़ी आसान है, ये हमने पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस, ठीक है। चलो सो पीवी, अभी पीवी डायग्राम देखिए। पीवी डायग्राम मैंने लास्ट में आपको बताया था, क्योंकि अगर आपको सारी प्रोसेस समझ में आती है तो आप पीवी डायग्राम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये जो आप पीवी डायग्राम देख रहे हो वो किस चीज़ का है बताओ? करेक्ट, आइदर ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा या तो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस कौन सा यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी दोनों के याद रखना, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों के स्लोप अलग होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में कि क्यों होता है, सो प्लीज रिफर द लास्ट वीडियो। और जब भी आप बोलते हो कि पॉजिटिव वर्क है तो उसका डायरेक्शन ऐसे रहता है। पॉजिटिव वर्क क्यों? क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूँ पी डी वर्क तो हमारा ये क्या आएगा, V2 माइनस V1। V2 ज्यादा है अगर P V2 माइनस V1, अगर V2 ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मतलब आप यहाँ पे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी आई। लेकिन अगर मानो कि V2 कम हो रहा है मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो, तब इसका डायरेक्शन क्या है, वो उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिखा है। सो मार्क दैट वन थिंग कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 का हमने चेंज किया। अगर इसको 1 और 2 ही रखता तो इस पर्टिकुलर लिमिट में यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ता, ठीक है। चलो उसी तरह से आप ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या रहता है कि आप जब पीडी, बेसिकली पीडी डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप उसका एरिया निकालते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल रीजन, जो हमने पहले डिस्कशन किया था। अब जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालते हो। तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे जो ये एरिया है टोटल, जो अगर आपके पास ये दोनों एरिया है तो आप बोल सकते हो आपको कितना वर्क प्रोवाइड किया। अब ये सब कैलकुलेशन काफ़ी कन्वर्सम रहता है, तो अगर मेरे पास अगर एरिया होते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है सारे कैलकुलेशन। इसीलिए ज़्यादातर पीपल जो भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है वो लोग रेफर करते हैं ये सब डेटास को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है अगर मेरे पास पीडी डायग्राम है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहता है। तो ये एरिया क्या हुआ, ये इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर मेरे पास V1 और V2 का वैल्यू है और कांस्टेंट प्रेशर है तो ये इसका विड्थ हुआ, इसका हाइट हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को मुझे एरिया मतलब उतना वर्क है बेसिकली, ठीक है। उसी को कहते हैं पीडी वर्क। इसीलिए हमारे पास जो पीवी कर्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना भी, ठीक है। हमने सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में इंडिविजुअल डिस्कशन किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस एट दिस मोमेंट। तो हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है, सो प्लीज रिफर दोस पर्टिकुलर वीडियोस। फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि कोई भी प्रोसेस ऐसा आप बोल नहीं सकते कि रिवर्सिबल है, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिससे हमने उसको रिवर्सिबल, सारे प्रोसेस को रिवर्सिबल बोला है, उसको कहते हैं क्या, कॉजेक प्रोसेस। हमने कॉजेक प्रोसेस में क्या बोला था, हमने बोला था कि हम जो याद है जो पिस्टन हम चेंज कर रहे हैं वो बहुत ही धीरे 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 उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये किसी और चीज़ का डायग्राम है लेकिन इसी का हेल्प लूँगा। अगर ये जो चेंज है, ये जो वॉल्यूम चेंज है, अगर ये बहुत ही छोटा 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 ऐसे 10 पार्ट, ये अगर चेंज जैसे कि ओके लेट मी रिफ्रेज इट, अगर वॉल्यूम मेरा 10 है और मेरा फाइनल वॉल्यूम चेंज होने वाला है 100, तो 10 से 100 के बीच में जो चेंज हो रहा है वो लेट्स सपोज 10.0001 से हो रहे हैं, समझ लो। पहली प्रोसेस 10 प्लस 0.0001 प्लस 0.0001 ऐसे 100 तक जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या किया हमने, बेसिकली इसको कॉजेक प्रोसेस बना दिया और बोला कि नाउ दैट now that you have changes in steps, very small steps, और हर स्टेप पे वो इक्विवेलेंट पोजीशन में पहुंचता है। उसी को हम फिर लास्ट में क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेसेस।
तो प्लीज़ इसके बारे में और पढ़िए, दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। ये जो जितना भी पार्ट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दिस आर वेरी यू नो इट इज़ लाइक नॉवल रीडिंग, इट इज़ वेरी इजी टू रीड बिकॉज ये जो बुक है इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ द थियोरी पार्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। चलो, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये सारे डेरिवेशन हमने डिराइव किए हुए हैं वेरी डिस्क्रिप्टिवली। और यहाँ आई एम अज्यूमिंग कि आप ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद से एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, और ये जो ब्लू कलर के जो बॉक्सेस है, आई सजेस्ट टू रीड दिस थिंग्स बिकॉज ये बहुत ही अच्छे और एक मार्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इससे टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जीरो। तो उसी ने वही चीज़ पहले बोली है। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर आप वर्क डन निकालना चाहो तो क्या होगा, पी डी वर्क क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कई बार ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको एक मार्क के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो, फिर हमने इडियाबैटिक प्रोसेस पीवी टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आता है वो भी मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है। सो प्लीज़ इसका डेरिवेशन अच्छे से कीजिए, और ये पर्टिकुलर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिक्स है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में हम बहुत गलतियाँ करते हैं। तो एक आइडियल गैस है, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1.0 लीटर इज adiabatically compressed to 1/15 of its initial volume. Its initial pressure and temperature is 1.01 into 10⁵ Pascal and 27 degrees centigrade respectively. Given CV for ideal gas 20.8 joule per mole Kelvin and gamma 1.4, calculate final pressure. अभी आप इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे क्या बोला इसने, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है, इसने वॉल्यूम दिया हुआ, देखो, इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस। तो एडियाबेटिकली अगर कंप्रेस हो रहा है, अगर मैं ऐसा पीवी डायग्राम बनाता हूँ, अगर लेट्स सपोज मैं ऐसा पीवी डायग्राम बनाता हूँ, मैं इसी को रफ की तरह यूज़ कर लेता हूँ ज़रा, ठीक है। अगर ये मेरा पीवी डायग्राम है और यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरे पास P है, सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास आई एम सॉरी, ओके। सो अगर यहाँ पे मेरे पास P है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे P लेता हूँ और यहाँ पे मैं V लेता हूँ, ठीक है। मैं को डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस। ये V यहाँ पे थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो करो क्योंकि ऐसे मिडल ऑफ द वीडियो में नहीं समझ में आएगा। सो अभी क्या बोला है उसने, आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब क्या होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। तो या तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम कंप्रेस का मतलब वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो अगर आप ऐसे भी बना सकते हो। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बट फॉर द रेफरेंस हम कोई भी एक बना सकते हो। देखो मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते, दोनों ऑप्शन है। लेकिन क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए मैं मानता हूँ कि चलो ये वाला है, क्योंकि नेचर ऑफ वो मुझे पता चलेगा प्रेशर से, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द रेफरेंस ऑफ द डूइंग न्यूमेरिकल मुझे ये एक तो डायग्राम रफ में बनाना पड़ेगा ताकि मुझे समझ में आए कि न्यूमेरिकल कैसे आके प्रोसेस करना है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे V1 है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे और यहाँ पे V2 है, तो क्या हो रहा है, V2 इज इक्वल टू V1/15, तो वो उसने दिया हुआ है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज, अभी एडियाबेटिक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, करेक्ट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, सोचो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, देन आई सजेस्ट टू
refer the previous videos. Given CV ideal gas gamma 1.4 कैलकुलेट फाइनल प्रेशर. जब ये फाइनल प्रेशर में कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इसका नेचर समझ में आएगा. तो आइडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर ये इनिशियल है, देखो ये वाला इनिशियल पार्ट है और ये वाला फाइनल है. ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इनिशियल है और यहाँ पे जो है फाइनल है. ठीक है, फाइनल दिख नहीं रहा, तो ये फाइनल है. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये पीवी टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, सो अभी क्या होने वाला है कि मुझे चेक करना है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था कि यहाँ पे कम है. तो वो आंसर आपको जब कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा. सो P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा. सो P इनिशियल P फाइनल P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा इज इक्वल टू P इनिशियल P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा. उसको रीअरेंज करोगे तो आप ये लिख पाओगे. करेक्ट. तो P फाइनल मुझे दिया गया है, यहाँ पे उसने साफ साफ बोला है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी क्या हमने फाइनल प्रेशर निकाला, इनिशियल प्रेशर उसने दिया हुआ है. ठीक है, कंप्रेसर वॉल्यूम चेंज प्रेशर. हाँ देखो, इट्स इनिशियल प्रेशर इज 1.01 10⁵. तो वो प्रेशर दिया गया है और मुझे क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर. तो ये मेरा क्या है 44. अभी देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम ऐसे आएगा बेसिकली. ठीक है, और वॉल्यूम आपका ऐसे चेंज हो रहा है. ठीक है, ऐसे चेंज. तो दिस इज द फाइनल थिंग. चलो, तो मेरे पास अभी क्या है, एक प्रेशर. ओके, यहाँ पे गड़बड़ है बुक में. ठीक है, ये बुक में गड़बड़ है क्योंकि ये P इनिशियल है, ये PF इज इक्वल टू, ये गलत है. यहाँ पे आना चाहिए PF इज इक्वल टू PI V PV रेस टू गामा. F बाय V I रेस टू 1.4 वैल्यू. ठीक है, तो बेसिकली ये आना चाहिए, ये रिफर करके आप न्यूमेरिकल करो. ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा. ओह सॉरी माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी. ये VI बाई VF होना चाहिए. ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज करो. ये बस आपको ये चेंज करना है PF टू PE. ये छोटा सा एरर है बुक में, प्लीज उसको चेक करिए. तो फाइनल आपका क्या आ गया, P फाइनल 44 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, सो बेसिकली ये 45 एटम्स इक्वल है, क्योंकि देखो अगर मैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल 1 ATM कैलकुलेट ऐसे अज्यूम कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 45 ATM है. तो प्रेशर क्या हुआ आपका बढ़ा. तो अगर मुझे फाइनल डायग्राम कोई बोलो बनाने के लिए तो कैसे बनेगा, रफली मैं आपको बता देता हूँ. तो इस वैल्यू से रिलेटेड अगर डायग्राम बना दूँ मैं तो ऐसे है, कंप्रेस हो रही है वैल्यू, राइट. सो आपकी क्या आनी चाहिए, ऐसे जाना चाहिए. ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है. तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है. ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते न्यूमेरिकल पढ़ के. ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाने में हेल्प कर रहा हूँ. डायग्राम ज़रूरी है ताकि आपको रिकॉल हो कि इस प्रोसेस में क्या क्या आपने किया था. तो ऐसा प्रोसेस जा रही है और ऐसा है वो. ठीक है, चलो तो इससे ओके.
चलो अभी क्या बोला उसने, वर्क डन कैलकुलेट। अभी आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या है, वर्क डन P2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो वही कैलकुलेट करो आप, इसको 1 और 2 लेके करोगे तो ज़्यादा और बस जल्दी समझता है बेसिकली, ठीक है। आप कोई भी कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से आपको वर्क डन मिल जाएगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है तो प्लीज़ डायरेक्ट कैलकुलेट करिए इसको। उसके बाद थर्ड उसने क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। अब उसने पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या है। यार एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट फ्लो नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। अभी यहाँ पे मुझे इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो इनिशियल अभी देखो कैसे निकालोगे, लेकिन तो उसके लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और वो आप कहाँ से निकालोगे। अभी देखो P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा है, उसमें आप P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, nRT बाई V, ठीक है। P इज इक्वल टू nRT बाई V, वो अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो आप जो नया इक्वेशन आएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। और आप यहाँ से T फाइनल निकाल सकते हो। चलो और क्या बोला है उसने, हाउ वुड यू आंसर द चेंज इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो बस अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है अपना, ठीक है। और अपना जो भी PV इज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और P फाइनल प्रेशर देखो 15 टाइम ATM है। तो वो सब चेंजेस आपको बेसिकली आपने जितना एडियाबैटिक के लिए किया आइसोथर्मल के लिए करना है। तो बेसिकली तो वर्क डन आ रहा है आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। देखो वर्क डन यहाँ पे कम आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी मच लेस देन द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। कैन इट, चलो वो क्यों होता है आपके लिए होमवर्क करो, ठीक है। चलो ओके, सो साइक्लिक प्रोसेस हमने डिस्कशन किया था कि अगर एक ये यहाँ इस स्टेट से आप बी स्टेट पे जा रहे हो, बी स्टेट से ए स्टेट पे वापस पहुंच रहे हो, तो इस पर्टिकुलर स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पाथ से आ रहे हो, ठीक है। वो पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वापस उसी स्टेट में पहुंचे तो उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस जब भी होता है तो हम मानते हैं कि जो आपका स्टेट है वो ओरिजिनली उसी स्टेट पे आ गया, तो चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो है। तो याद रखना कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका डेल्टा यू जीरो है, ये 1 मार्क में आता है। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा और बहुत आसान ही है। भाई हीट इंजन में क्या था, हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो एक वर्किंग सब्सटेंस हमने लिया था। वर्किंग यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या है, इट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम बेसिकली। इट कैन बी आइडल गैस फॉर आइडल हीट इंजन, और फॉर पर्टिकुलर हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर, और हमने पेट्रोल को रेफरेंस में लेके बात किया था। हॉट एंड कोल्ड रिजर्व वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट विद द रिजर्वायर्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, बेसिकली यहाँ पे आपका हीट जनरेट हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। तो वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो सोर्स है आपका, तो वो हॉट रिजर्वायर हो गया, और जहाँ पे एग्जिट हो रहा है वो कोल्ड रिजर्वायर हो गया, ठीक है। जो हमने सराउंडिंग, जो आप पेट्रोल इंजन की अगर बात करते हो सराउंडिंग को बोल सकते हो। सिलेंडर इज व्हाट जनरल, ओके आई थिंक यहाँ पे एक और मैं बोल देता हूँ, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर द वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट विद द रिजर्वायर। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस आपका पेट्रोल क्या रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बार बार। पेट्रोल किस फॉर्म में, लेकिन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वो हीट हो रहा है। तो हॉट रिजर्वायर इज द रिजर्वायर ऑफ हीट, इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एट कॉन्स्टेंट। अब ये हॉट रिजर्वायर आता कहाँ से, जब पेट्रोल बर्न करते हो जो उससे जो एनर्जी आती है उसी को हॉट रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। और द कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द वर्किंग सब्सटेंस एट द कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर TC। बेसिकली जो सराउंडिंग है हमारा, अगर मैं बाइक की बात करूँ तब जो आप पेट्रोल अंदर जला रहे हो इंजन के अंदर, तो वो आपका हॉट सोर्स हुआ, बाहर जो आप हीट रिजेक्ट करो वो आपका कोल्ड रिजर्वायर हुआ। सिलेंडर, ये सारी प्रोसेस जिसमें होती है वो बेसिकली सिलेंडर में होती है, और यहाँ पर मासलेस सिलेंडर कंसिडर करते हैं, मासलेस पिस्टन कंसिडर करते हैं, फ्रिक्शन भी नहीं है, और एनक्लोज विद सिलेंडर विद मूविंग पार्ट्स है। एक सिलेंडर है, पिस्टन अप डाउन हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं हो रहा, मासलेस पिस्टन है। ऐसे केसेस में हम क्या बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ऐड करते हो, मास ऐड करते हो तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। तो
इंजन काम करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, हीट हम एब्जॉर्ब यहाँ से हीट का यूज़ करके वो आपका इंजन घूमता है, तो ये जब इंजन का जो शाफ्ट है वो रोटेट होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्क, ठीक है, जो हमें वर्क मिला। लेकिन साथ ही साथ में हमारा साइलेंसर गर्म होता है, जो है एग्जॉस्ट हम छोड़ते हैं, तो वो हो गया आपका QC। तो QH जो हुआ इज इक्वल टू W प्लस QC। रिमेंबर यहाँ पे QH प्लस QC। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि यहाँ पे मॉड यूज़ किया, क्यों? क्योंकि प्रोसेस के लिए, ठीक है, मॉड यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है जब आप प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। चलो, सो अभी उसी तरह से इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, सो लेट्स मूव ऑन। एफिशिएंसी 1 माइनस QC बाय QH, ठीक है। चलो, अभी बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर कौन सा इक्वेशन यूज़ करें। तो इक्वेशन हमेशा ये वाला यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में भी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से बोला हुआ है कि हम साइन कन्वेंशन बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये QC अलग है, ये QC अलग है, ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो, सो I suggest to people to stick with this particular numerical equations, not this equation. चलो, अभी हीट इंजन का अगर PV डायग्राम बनाते हैं तो देखो, मैं आपको ये PV डायग्राम बहुत ही क्विकली बताऊंगा, जबकि ओके लेट्स स्टार्ट विथ इट, क्योंकि ये हमने नहीं किया है। तो अगर मैं बाइक शुरू करता हूँ, मैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल बाइक लेके करूँगा, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, पेट्रोल लेना है, गर्म करना है पेट्रोल को, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, वर्क प्रोड्यूस करना है, हीट रिजेक्ट करनी है, वापस पेट्रोल लेना है, बस ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, ठीक है, और जूम इन करके कि एग्जैक्टली कर क्या रहे। तो सबसे पहले मानो कि मैं ये A पॉइंट पे हूँ, A पॉइंट पे मेरे पास एक P है, एक V है, ठीक है, एक सिस्टम में मैंने लिया, सिस्टम क्या है मेरा, बेसिकली इंजन। तो इंजन एक प्रेशर पे है, वॉल्यूम है उसका। अब मानो कि ये जो वॉल्यूम है उसमें पिस्टन जो था वो उसका अप पोजीशन पे था। अप पोजीशन मतलब अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो ठीक है, ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि पिस्टन अप पोजीशन पे था, तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आइडिया है, ठीक है। सॉरी, मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, सो A basic lesson in the fundamentals of a ये आपका अगर इंजन है, ठीक है, तो इंजन में क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से पिस्टन जब इस पोजीशन पे था, तो मैं आपको बहुत आसानी से इसको बता देता हूँ एक बार कि होता क्या है। जब पिस्टन अप डाउन हो रहा है तो देखो, जब पिस्टन अप जा रहा है तो यहाँ पे एक पेट्रोल वैसा वो छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे पहले मेरा पिस्टन हुआ था, तो ये पोजीशन A है, समझ लो, ठीक है। अब ये सब इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये पिस्टन 1A है और ये पोजीशन B है, ठीक है, ये पोजीशन C है, पोजीशन D है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप जब देखोगे तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे इंजन में, तो आप देखो बर्न हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, इनलेट हो रहा है, बर्न हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हीट ऐड किया। कैसे ऐड किया? पेट्रोल को जला के। तो वो जो प्रोसेस होती है वो हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, मतलब पिस्टन उसी जगह पे रख के करते हैं, ठीक है, ये अजम्पशन है, ठीक है। सो तो उसलिए हम बोलते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये वाला, ठीक है। तो हम A to B गए, अब B पोजीशन पे क्या हुआ, मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होने वाला है, वो इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा कि वो प्रेशराइज हो गया। देखो प्रेशर A to B चला गया, वो जो प्रेशर है अब क्या कर रहा है, वो पिस्टन को धकेल रहा है पीछे की तरफ, पिस्टन को एक्सपांड कर रहा है और वो C तक एक्सपांड होगा। तो ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। सो ये B to C है। एक्सपांशन मतलब आप टॉप से बॉटम तक आ गए पिस्टन के, ठीक है। अब क्या हुआ,
टॉप से बॉटम का मतलब है आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ये जब एकदम नीचे पहुंचता वो आपको बॉटम पोजीशन हो गया, ऊपर जाता वो टॉप पोजीशन हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे जब आप थे तो आप देखो यहाँ पे एक्सपांड होने के बाद ये नीचे जा रहा है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, मेरे पास मुझे वर्क मिल गया, पिस्टन ऐसे मूव डाउन मूव होने से क्या हो रहा है, वो उसके साथ जो शाफ्ट है वो रोटेट होने वाला है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे बस C to D अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो बेसिकली जितना भी ट्रैप्ड गैस है, तो जो ऑलरेडी बर्न हो चुका है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगा, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। और वो जो हो रहा है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मतलब उसी पोजीशन को उसी पोजीशन पे हमने रखा है फिलहाल, तो ऐसा रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है और यहाँ पे हीट एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है, ठीक है, इसमें वर्क हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे वर्क ऐसे मिल रहा है, इसमें हीट ऐड कर रहा है और इसमें हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अभी क्या हो रहा है, अभी वापस पिस्टन ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको सारी ट्रैप्ड गैस निकालनी है इस पर्टिकुलर वाल के थ्रू। देखो यहाँ पे वाल है, ये सारी गैस निकल गई और वही गैस आपके साइलेंसर में जाती है। तो और वो क्या करता है, आपके पिस्टन को ओरिजिनल पोजीशन पे ला देता है, तो सारे फसाद की जड़ वहीं पे आके अटक जाती है ए पे। ए क्या हो रहा है, ए पे आपके पास एक पिस्टन का पोजीशन है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो केमिकल एनर्जी से, उसको एक्सपांड कर रहे हो और पिस्टन मूव हो रहा है, फिर आप जो भी गर्म हो उसको वापस बाहर निकाल लेते हो, फिर वापस उसको पिस्टन को ऊपर ले आते हो। तो ये सारा प्रोसेस होता है इंजन में, ठीक है। और इस फिलहाल ये जो साइकिल है इसको ऑटो साइकिल कहते हैं, ठीक है, जो आप बाद में पढ़ोगे, अभी तो नहीं। सो इस पर्टिकुलर इसको हीट इंजन, वन ऑफ द हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। सो हीट इंजन में क्या कितने प्रोसेस हुए, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रिजेक्शन, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन द गैस। अभी यहाँ पे वर्क डन बाय गैस ये है आपकी एक्सपांशन प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। सो प्लीज आप इसको रीड कीजिए, काफी अच्छे से आपको और समझ में आएगा। अभी रेफ्रिजरेटर पंप, मुझे मेनली इसी टॉपिक पे डिस्कशन आगे बढ़ाना था। तो हो क्या रहा है आपका रेफ्रिजरेटर में, मैं आपको वो बताऊंगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। हॉट डिजन कोल्ड डिजन के बारे में आप काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। सो लेट मी मूव ऑन टू द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जो फ्रिज होता है आपका, फ्रिज के पीछे आपने कॉइल देखी होगी, ठीक है। तो कॉइल दो तरह की होती है, एक कॉइल जो होती है वो आपके फ्रीजर के नीचे रहती है, तो फ्रीजर आपका है उसके पीछे या नीचे कहीं भी आपकी फ्रिज के हिसाब से रहती है, और दूसरा जो कॉइल होता है वो बाहर होता है। तो बाहर वाले कॉइल तो आप देख पा रहे हो, तो आप वो कभी भी देख सकते हो। बेसिकली मैं उसी का रेफरेंस देके आपको बताऊंगा। तो क्या हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें मेरे पास लिक्विड कूलेंट है। लिक्विड कूलेंट क्या करता है, ये बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है, -25 -15 डिपेंडिंग ऑन द कूलेंट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं फिलहाल इस पर्टिकुलर पोजीशन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो कूलेंट है यहाँ पे जो आपके फ्रीजर के नीचे, तो वहाँ से कूलेंट में ऐसे पास करता हूँ, यहाँ से ऐसे कूलेंट पास हो रहा है लिक्विड, ठीक है। तो ये लिक्विड है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो ये मूव होने वाला है। लेकिन क्या कर रहा है, ये हीट क्या करने वाला है, बाहर अगर ये वाला सेक्शन का हीट ज़्यादा हो तो ये कूलेंट क्या करेगा, उसको ये हीट बाहर से गेन करेगा। कूलेंट क्या होगा, वो गर्म होगा और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर कम होने वाला है, करेक्ट। ये वाला आप अज्यूम करो कि आपके घर में रूम में आपने आइस रख दिया, तो आइस के आसपास का टेम्परेचर ठंडा होने जाने वाला है, क्यों, क्योंकि आइस हीट गेन कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इवापोरेटर कॉइल क्या करता है, वो जो लिक्विड, जो कूलेंट लिक्विड है वो हीट गेन करता है और फिर उसी हीट को उसी हीट से वो कूलेंट इवापोरेट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको इवापोरेटर कॉइल बोलते हैं। और क्या होगा, ये कूलेंट आगे बढ़ेगा, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो दोनों के बीच में कंप्रेसर है। अभी क्या होगा, मुझे फ्लो आगे बढ़ाना है, तो कभी भी याद रखो फ्लो हमेशा बढ़ने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना पड़ता है, या तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अभी
जनरली आप देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपको फ्लो बढ़ेगा, है कि नहीं? तो कंप्रेसर क्या करता है, जो लो प्रेशर है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, तो ये जितना भी कूलेंट है उसको हाई प्रेशर प्रेशराइज करेगा, फिर वापस फ्लो कराएगा उसी कॉइल में। तो ये जो कॉइल है इसको कंडेंसर कॉइल कहते हैं, जो आपके फ्रिज के पीछे है। ये क्या करेगा, ये इसमें जो लिक्विड है वो इतना ठंडा नहीं रहता, आप टच करके देख सकते हो, ज्यादा ठंडा नहीं रहता। तो ये जो है वो भी हीट क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। अब ये कूलेंट की प्रॉपर्टी ऐसी है, जब ये एक्सपांड होता है तो हीट क्या करता है, वो जो हीट उसमें रहती है, वो हीट, ये कूलेंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग कूलेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है। वो कंडेंसर में क्या होता है, वो हीट कंडेंस करता है। बेसिकली क्या होता है, अभी जितना भी उसने हीट गेन किया था वो रिजेक्ट करेगा और ये वापस ठहर जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो उसने हीट गेन किया था यहाँ पे वो उसको रिजेक्ट करेगा, इसीलिए इसको कंडेंसर कॉल करता है। इसी रिजेक्शन के कारण आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं कई बार, ठीक है, और वो कंडेंस होता है और वो लिक्विड वापस कूलेंट उसी स्टेट में आता है जिसमें पहले था, और एक्सपांशन वाल्व में हम उसको वापस आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसा आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2 के फॉर्म पूरा डिस्क्राइब किया गया है, सो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िए। तो बेसिकली हमने क्या किया है, कोल्ड रिजर्वॉयर था, ठीक है, और वर्क आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपने क्या किया, ये सिस्टम है आपका, सिस्टम में क्या हो रहा है, आप हीट गेन, ये जो कूलेंट है यहाँ पे हीट गेन कर रहा था तो वही है ये QC, ठीक है, और उसको रिजेक्ट कर रहा है हीट हम यहाँ से, ठीक है। चलो, तो ऐसे रेफ्रिजरेटर बेसिकली काम करता है। फिर इसी के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर भी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, COP। चलो, उसी तरह से उसी से रिलेटेड हमने हीट पंप भी डिस्क्राइब किया था, सो प्लीज़ आप ये भी एक बार देख लीजिए। एयर कंडीशनर भी ऑलमोस्ट उसी तरह से काम करता है। आई सजेस्ट हूँ कि एयर कंडीशनर के लिए आप एक बार वीडियो देखें, काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं ये एयर कंडीशनर आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि एयर कंडीशनर बहुत ही आसान है, प्रिंसिपल सेम है, बस इतना है कि हम यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ जो हीट है वो बाहर करते हैं। आपके घर में जो AC है वो उसका बाहर भी डक्ट होता है, राइट, वो डक्ट के थ्रू हम करते हैं, तो उतना ही है बेसिकली। फिर हमें सेकंड लॉ के लिए हमने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और प्रोसेस स्टेटमेंट पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारा उसी के लिए इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्यों जरूरी है बेसिकली, ठीक है। और फर्स्ट लॉ में डीमेरिट्स क्या है, तो उसी के बाद ये सारी चीज़ें आई है। सो देखा जाए तो एक क्लॉसेस स्टेटमेंट है, और ये हमने डिस्कशन किया है कि एक में क्या बोलता है कि सारा हीट एक जगह से दूसरी जगह पर बिना वर्क के नहीं ट्रांसफर कर सकते, और एक में क्या था कि सारा का सारा हीट तुम वर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये दो चीज़ हमने पढ़ी हुई है। फिर हमने कार्नोट साइकिल भी पढ़ी थी। कार्नोट साइकिल हमने पढ़ा था, उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस थे, और कार्नोट साइकिल के लिए हमने एफिशिएंसी भी निकाली थी, और वो टेम्परेचर के टर्म में आती है। इसका डेरिवेशन हमको है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। आई सजेस्ट यू जो जेई का प्रिपरेशन कर रहा है वो डेरिवेशन इसका करे, हमने किया हुआ है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन के लिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी होता है, और सेम तरीके से कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी चलता है, और कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए भी आप COP निकाल सकते हो। सो प्लीज रिफर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। QC बाई ये बेसिकली क्या है, हमारा परफॉर्मेंस हमने क्या किया था, याद है, COP। सो प्लीज रिफर द प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स फॉर द कार्नोट। ओके, स्टर्लिंग साइकिल ये जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, बेसिकली ये आपको डायग्राम इसका याद होना चाहिए। स्टर्लिंग साइकिल में बेसिकली होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक क्विकली बता देता हूँ, स्टर्लिंग साइकिल में होता क्या है, दो आइसोथर्मल एक्सपांशन और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होता है, और बाकी की 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस के हैं, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी चीज़ें आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। तो आई अज्यूम कि आप इतना कर लोगे आगे, होपफुली।
जब क्लासेस हमारे रेगुलर शुरू हो जाएंगे तो क्लासरूम में इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा प्रॉपरली। फिलहाल के लिए आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पहले ये सारे कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आई शेयर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो, तो प्लीज़ उसको पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, और हम शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।